हेलो, गुड मॉर्निंग या कह सकते हैं गुड आफ्टरनून, जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहा हो उसके लिए नमस्कार। तो आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे अपना सेलेटर रूल या कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यानी हम लोग जो डिस्कस करके आ रहे थे वो थर्ड यूनिट डिस्कस कर रहे थे। थर्ड यूनिट अकॉर्डिंग टू आपके पास इनऑर्गेनिक, जहाँ पर आप लोग डिस्कस कर रहे थे रेडियस के बारे में। कुछ तो हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, मेंडलीव ने क्या कहा था, रदरफोर्ड आपके पास जो इनके पॉस्टुलेट्स है उनके बारे में डिस्कस करके आए थे। फिर हम लोग रेडियस के बारे में डिस्कस करके आ चुके थे कि लेफ्ट राइट रेडियस इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा डिक्रीज़ होगा। फिर आप लोग डिस्कस करके आए थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो उन दोनों में एक छोटा सा पार्ट आया था न्यूक्लियर चार्ज का, जो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा सेपरेट अगर इसको डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ ही आज हम लोग ले लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि भाई न्यूक्लियर चार्ज का जो कंसेप्ट था वो हम लोग क्यों उठा रहे थे। और यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे जेड इफेक्टिव की, जो मैंने यहाँ लिख रखा है आपके पास जेड इफेक्टिव, ये क्या होगा आपके पास, जेड क्या है और सिग्मा क्या है। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग टेबल में आएंगे। तो हम लोग जो रेडियस पढ़ के आ रहे थे, रेडियस में हमने जस्ट ये डिस्कस किया था कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे आपके पास क्या होगा, उसकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी। आपके पास अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो साइज़ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो देखिए दो चीज़ें रोल प्ले करती है जब आप किसी न्यूक्लियस के सराउंडिंग किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी ऑर्बिट को आप लोग इस तरह से दिखाते हो। तो हम लोग बात करते हैं कि यहाँ बात हो रही थी स्क्रीनिंग इफेक्ट की। क्या हो रही थी, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से इसका जिक्र करते हैं। तो आपने कहा था सर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा कि भाई लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस न्यूक्लियस के चार्ज को फील नहीं कर पाए, क्या कह रहा हूँ मैं, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, 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 यहाँ इलेक्ट्रॉन हो। तो कहता है जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, अगर इसके चार्ज को फील नहीं कर पाए, किसके कारण फील ना कर पाए, इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन करना। इन इलेक्ट्रॉन के कारण अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके चार्ज को फील नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको हमने नाम दिया था किसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट लास्ट लेक्चर में समझाया भी था कि एक्चुअल में स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा क्या। बट यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट की। देखिए दो चीज़ें होती है भाई, आप इस न्यूक्लियस से यहाँ तक आओगे तो ये वाला जो चीज़ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरली रेडियस को। ठीक है, तो यहाँ दो तरह के फोर्स लगे हुए हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स और एक आपके पास रिपल्सिव फोर्स। एक कौन से लगे हुए हैं, अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स। इन दोनों का ही जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग किसका नाम देंगे, आपके पास जेड इफेक्टिव का देंगे। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या, मान लीजिए मेरे पास 10 यूनिट फोर्स लगा हुआ है, किसमें, इस इलेक्ट्रॉन पे 10 यूनिट फोर्स लगा हुआ है, और इसके थ्रू जो आपके पास इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपके पास जो कितना लगा वो 8 यूनिट फोर्स लगा हुआ है। तो नेट फोर्स आपके पास कितना होगा, 2 यूनिट। क्या हम कह सकते हैं कि मान लीजिए इस पर पूरा 10 यूनिट फोर्स लगा हुआ है और इन इलेक्ट्रॉन के थ्रू आपके पास कितना ही लग रहा है, 2 यूनिट फोर्स लगा हुआ है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, इनका जो मीन डिफरेंस होगा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। और नेट फोर्स किसके थ्रू निकालेंगे, भाई इस इलेक्ट्रॉन पे तो लग रहा है। यानी कहने का क्या मतलब है, देखिए इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास रेडियस कहलाएगा। पर आप ये देखिए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल भी करेंगे। तो यहाँ दो तरह के फोर्स काम करेंगे, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स और एक रिपल्सिव फोर्स, जिनका नेट रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा, जेड इफेक्टिव होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग इसको काउंट नहीं करके चलेंगे, क्योंकि वहाँ तो आपके पास क्या पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपके पास। भाई अगर हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट की बात करेंगे, सर अगर हम लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट यहाँ निकालते हैं तो वो किसके बिहाफ पे निकालेंगे, तो वो तो किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी सेल में निकाल सकते हैं। बट यहाँ जिक्र किसका है, यहाँ जिक्र किसका है, सबसे पहले तो आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट पूछा जाएगा। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सर आपके पास लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है अगर आपके पास न्यूक्लियस के चार्ज को फील नहीं कर पाए, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ड्यू टू लार्ज नंबर, यानी लास्ट से पहले वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है तो यही रुकावट पैदा करता है, स्क्रीन करता है किसको, इस इलेक्ट्रॉन को, ताकि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन इसका चार्ज फील ना कर पाए। तो इसी को हम लोग नाम देते थे किसका, आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट का। अब बात आती है किसकी, सर ये जेड इफेक्टिव क्या है। तो जनरली जेड इफेक्टिव को आप लोग क्या लिख सकते हो कि सर जेड इफेक्टिव क्या है, तो आपको पता है कि जेड इफेक्टिव हमारे पास नेट इफेक्टिव चार्ज होगा, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इनके रेडियस के लिए। कि अगर आपको रेडियस के बारे में बताना हो तो देखिए दोनों तरह के फोर्स अवेलेबल है यहाँ पे, आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स भी और रिपल्सिव फोर्स भी। अट्रैक्टिव फोर्स तो यहाँ तक कि यहाँ से यहाँ तक का आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और रिपल्सिव फोर्स इनके बीच में भी हो सकता है, इसके बीच में भी हो सकता है, यहाँ के बीच में भी हो सकता है।
तो इनका जो नेट रिजल्टेंट होगा दोनों का वो क्या कहलाएगा आपके पास, जेड इफेक्टिव कहलाएगा। तो जेड तो आपको पता है कि हम लोग किसके रिप्रेजेंट करते हैं सर, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे इसको लिख सकते हैं, दिस इज जेड, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। और ये क्या हो गया, तो आपको पता है कि दिस इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, क्या लिखेंगे इसको, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो जेड तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, जो अभी आपके पास क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वो आपके पास क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी निकालना हो आपके पास, सोडियम का, हाइड्रोजन का, जिसका भी निकालना हो, कुछ एक्सेप्शनल भी आएंगे, पर जिनका भी निकालना हो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं कि आपके पास जेड उसका एटॉमिक नंबर होगा। इनके जो डिफरेंस है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपके पास और जेड इफेक्टिव का, सॉरी जेड का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, जेड इफेक्टिव। बहुत लोग इसको जेड इफेक्टिव को जेड स्टार से भी लिखते हैं, तो आप उसको इस तरह से भी टैली कर सकते हो। तो अब यहाँ जो जिक्र होगा वो किसका होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का। देखिए ये सारी बात हम लोग पहले डिस्कस करके आ चुके थे, इसलिए रेडियस के बारे में ज़्यादा यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। हम लोग का हमारा मेन मुद्दा है क्या, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फाइंड आउट करना अकॉर्डिंग टू सलेटर रूल। कि अकॉर्डिंग टू सलेटर रूल अगर आप लोग स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालते हो तो हाउ टू कैलकुलेट, कि हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो बेसिकली आपके पास क्या है, यहाँ पर दो बातें हैं कि अगर आप लोग क्या बात, सबसे पहली बात तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको पता लग गया कि लास्ट से पहले वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ता है तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को फिल नहीं कर पाता। यहाँ रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल दो फैक्टर हैं, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा रिपल्सिव फोर्स। क्योंकि हम लोग नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, जेड इफेक्टिव का। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूक्लियस था, उस पर कितना यूनिट फोर्स लगा हुआ है और उसमें रिपल्सिव फोर्स कितना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक की बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जेड इफेक्टिव आ जाएगा। और हमें चाहिए भी नेट फोर्स की बात है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं किसकी सर, यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कि अगर मेरे को यहाँ सिग्मा निकालना हो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास यहाँ एक दिया है कि इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, हम लोग एस और पी के लिए अलग अलग कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या दे रखा है, n, n-1, n-2 और n-3 एंड सो ऑन। लास्ट वाले सेल को आप लोग हमेशा क्या लिखोगे, n, उससे पहले वाला n-1, उससे अंदर वाला आपके पास n-2, उससे अंदर वाला आपके पास n-3। ये हो सकता है आपके पास इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल लें, ये हो सकता है इसके लिए भी निकाल लें, ये हो सकता है किसी के भी लिए आपके पास फाइंड आउट कर सकता है। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, तो हम लोग इसके लिए एक फिक्स कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे कि अगर आप लोग s और p ऑर्बिटल के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो n के आपके पास जो वैल्यू मल्टीपल होगी वो किससे होगी, 0.35, n-1 होगा आपके पास 0.85, एंड सो ऑन आपके पास n-2 एंड सो ऑन n-3, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1। जबकि अगर आप लोग df की बात करोगे तो 0.35, n-1 का अगर बात करते हो एंड सो ऑन तक बात करते हो तो उसको हम लोग किसके लिए मल्टीपल लेंगे, 1 से मल्टीपल लेंगे। चलिए ये तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जो फिक्स वैल्यू होगी। अब हाउ टू कैलकुलेट, हमें क्या पता भाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट किस तरह से निकालना होगा, या हम लोग जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा इसमें, ताकि आपको इस तरह के समझ में आ जाए। जैसे जेड ले लिया आपके पास एटॉमिक नंबर जिंक, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 30। अगर हम लोग यहाँ टैली करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबको पता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, आपके पास 3d 10 और 4s, राइट। हमारे पास क्या डाटा मिलेगा, ये हमारे पास टोटल डाटा है जो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके पास किसका, एटॉमिक नंबर को। अब मान लीजिए बाई चांस वो कहते स्क्रीनिंग कांस्टेंट आपको इसका निकालना है, वो हो सकता है आपसे इसका भी निकलवा ले, कि अगर मान लो वो आपके इससे निकलवा ले तो ये वाला जो टर्म्स है ना ये हम छोड़ देंगे। बस समझ में आ गई, क्योंकि वो हो सकता है आपके पास 2p6 का निकलवा रहा हो तो उससे पहले वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो रिपल्शन करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा लास्ट से पहले वाले, यानी जिसका आपको निकालना है उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन को आप कंसिडर करोगे, उसके बाद वालों को हमेशा छोड़ दोगे। उसके बाद वालों को क्या करना है, हमेशा छोड़ना है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि आपसे 4s के लिए पूछे, वो 3d के लिए पूछ सकता है, वो 3p के लिए पूछ सकता है, ये 3s के लिए भी, 2p के लिए भी, ये सब के लिए आपसे कंसिडर करा सकता है। तो जरूरी नहीं है कि वो आपके इनके लिए पूछे, वो आपसे किसी के लिए भी पूछ सकता है कि सर हाउ टू कैलकुलेट, या अगर 4s1 के लिए पूछता है तब भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 3d के लिए पूछता है तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डजंट मीन वो आपसे किसके लिए पूछता है। तो अगर मान लीजिए हमसे पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 4s में कितने इलेक्ट्रॉन दिखा रखे आपने, 2। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए आप लोग यूज करोगे आपके पास क्या, z-1, यानी सिग्मा अगर आप कैलकुलेट करते हो तो दैट इज z-1। z-1 का मतलब क्या होगा कि आप लोग लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के उससे पहले वाले का आप कंसिडर कर रहे होगे, तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये 1। तो इसको हम लोग कितना मान लेंगे, n मान लेंगे, राइट।
ये वाला जो थर्ड टर्म्स है वो आपके पास क्या हो गया n-1, ये वाला जो 2s है ये क्या हो गया n-2, ये वाला जो हो गया वो क्या हो गया n-3। कंसिडर कर लोगे, बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें तो दिख ही रही हैं, ये n हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2, ये n- सबकी वैल्यू गिवन है। हम लोग किसके लिए ले रहे हैं आपके पास? अगर मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, df की, तो वैल्यू आपके सामने है भाई। n पे कितने इलेक्ट्रॉन है तो आप यहाँ 1 लेके चलोगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो आपने छोड़ दिया हमेशा n-1 करके। अगर मान लो इसमें भी लेके चल रहे थे 3d में तो 9 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, ना कि आपके पास कितने 10। क्लियर है? फिर आप अगर इसमें चलते हो तो 10 आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, यहाँ 8 हो गए, यहाँ 2 हो गए। तो ये वैल्यू किससे मल्टीपल है? तो आपको पता है कि अगर हम लोग इस वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर n कितना है 0.35, यहाँ n कितना है 1, यहाँ आपके पास कितना है 1, यहाँ कितना है 1। सारी वैल्यू जो भी आएगी, एटॉमिक नंबर आपको पास पता है कि अगर जेड इफेक्टिव निकालना है तो जेड इफेक्टिव आपके पास क्या हो जाएगा, तो आपको पता है कि जेड कितना है मेरे पास 30 और माइनस सिग्मा। तो माइनस सिग्मा जो इससे कैलकुलेट करके आएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा तरीका है, बट ध्यान रखने वाली बात क्या है? ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास वो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ सकता है, वो किसी भी, मान लीजिए आपसे इससे पूछ ले तो ये वाला जो कंसिडर कर रहे हैं ना, ये पार्ट हम लोग छोड़ देंगे। अब इससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, उसमें भी हम लोग, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई इस पे कितना रिपल्शन होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो इसी पे तो निकाल रहे हैं, तो इससे पहले वाले को कंसिडर करेंगे, इसके बाद वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर बात आते हैं कि सिर्फ यहाँ पर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथे इलेक्ट्रॉन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग उससे पहले वाले को रिपल्शन में काउंट करेंगे, ना कि आपके पास लास्ट वाले को। चलिए इसमें हम लोग शुरू से अगर देखते हैं तो हम लोग 2-4 कंसेप्ट और लेके चलते हैं, इसको आप लोग नोट करोगे। नोट करने के बाद इसमें एक आधे क्वेश्चन देखते हैं, देखिए किस तरह से हम लोग इसका जेड इफेक्टिव फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग बात कर ले सिर्फ s और p ऑर्बिटल की, कि सर अगर s और p ऑर्बिटल ले ले और वहाँ पर हम लोग इसको कंसिडर करें तो किस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो आपको केस याद रखना कि अगर हीलियम की बात हो रही है, क्या बात हो रही है, हीलियम की, तो हीलियम के अंदर आपके पास जो n लोगे वो 0 पॉइंट आपके पास कितना होगा 35 होगा। हीलियम के अंदर जो n होगा, जो आगे चल के आपके पास क्या कहलाएगा 0.3 होगा। ये जो सिग्मा होगा वो 3 होगा आपके पास, यानी 0.3। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 3.5 नहीं लेके चलोगे, 0.30 लेके चलोगे। ये एक्सेप्शनल है, ये हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तक, मतलब हीलियम तक ही चलेगा, लिथियम तक भी नहीं लेके चलते हैं। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेते हैं कि लिथियम ले लेते हैं, ठीक है, आपके पास बेरिलियम ले लेते हैं, आपके पास कार्बन ले लेते हैं, बेरिलियम ले लेते हैं, बोरोन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं और नियॉन ले लेते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, एस और पी ब्लॉक के ले लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर की अगर बात करते हो तो सबका एटॉमिक नंबर आपको पता है कितना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, आप यहाँ क्या लिख लेते हो, आप यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2s2p1, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p, आपके पास कितना आ जाएगा 5, एंड 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो आप। देखो आप लोग ये लास्ट वाले को जो हम लोग कंसिडर करके चलेंगे, ये लास्ट वाला दिख रहा है, हम लोग अब इसी के इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करके चलेंगे, इसी को फाइंड आउट करना है। तो अब मेरे पास फर्स्ट सेल क्या होगा और सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट हम लोग इसको कंसिडर करके चलेंगे। और सिग्मा की वैल्यू क्या होगी आपके पास, Z-1 हो गई। तो सिग्मा हम लोग पहले ही कंसिडर कर लेंगे, सर सिग्मा लेके चलना है, क्या लेके चलना है Z-1, यानी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग कंसिडर नहीं करते तो हमारे पास क्या होगा, तो हमें पता है कि अगर हम लोग इसको कंसिडर नहीं करते तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगी और n-1 क्या होगा। तो अगर आप देखिए यहाँ ढंग से, तो इसको तो आप लोग क्या रख सकते हो, n रखोगे और इसको क्या रखते हैं n-1। तो हमें पता है इसको कंसिडर करना ही नहीं है, तो यानी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2, तो 0.85 इंटू में कितना आ जाएगा 2, 0.85, क्योंकि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को तो कंसिडर करना नहीं है, उसको n मान लिया था। और आगे इससे पहले वाला क्या हो गया, सेकंड ऑर्बिट क्या हो गया, n-1 हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू बनी। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि टोटल आपके पास कितना बना, तो अगर यहाँ मैं टोटल कंसिडर करूँ
फिर टोटल मेरे पास कितना बना, तो 1.70 ये बनेगा। तो मेरे पास यहाँ जेड इफेक्टिव क्या होगा, तो अगर मैं यहाँ जेड इफेक्टिव निकालूं स्टार करके, तो जेड माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर आपके पास जेड इफेक्टिव कितना आ रहा है, तो आपको पता है जेड मेरे पास कितना है 3 माइनस 1.7 यानी 1.30, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा जेड इफेक्टिव। अगर हमारे पास क्या करते हैं सर, इसको अपन ने क्या माना था, n माना था और इसको n माइनस 1, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए वह जेड आपके पास क्या लेना है, जेड माइनस 1 लेके चलना है, तो एक इलेक्ट्रॉन पहले ही हटा दो, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, तो किससे मल्टीप्लाई करना है आपके पास, तो यहाँ तो 2 हो गए, तो n माइनस 1 के लिए वही 0.85 इंटू में 2, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या था 1 इंटू में आपके पास कितना था 0.35, राइट, 1 इंटू में 0.35, तो इसके लिए कंसिडर कर लो ये कितना आएगा, तो इसके लिए अगर कंसिडर करते हैं तो आपके पास कितनी वैल्यू बनती है, आपके पास बनेंगे दोनों का टोटल 2.05, तो यहाँ से अगर जेड इफेक्टिव निकालते हो तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 2.05 यानी 1.95, इसका क्या होगा जेड इफेक्टिव होगा। सिमिलर इसको छोड़ दिया, ये आपके पास क्या हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन करके चलोगे। तो अगर आप लोग ये लेके चलते हो कि n माइनस 1 n माइनस 2 करके चलते हो, अगर हमारे पास जैसे चलिए सेकंड सेल ही है, फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, ये तो पूरा n हो गया हमारे पास, ये n माइनस 1 हो गया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको तो छोड़ देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो वही 0.85 इंटू में 2, यहाँ 2 इंटू में 0.35, सिमिलर आपके पास 0.85 इंटू में 2, 3 इंटू में 0.35, क्योंकि किसको n मान के चलोगे हमेशा 0.85 इंटू में 2, 4 इंटू में 0.35, 0.85 इंटू में 2, और ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में 0.35, 0.85 इंटू में 2, ये हो जाएगा 6 इंटू में 0.35, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 0.85 इंटू में 2, ये हो जाएगा 7 इंटू में 0. आपके पास 35, तो इनका सबका टोटल कर लोगे, इनका टोटल करने से आपके पास क्या हो जाएगा, आपको वैल्यू पता लग जाएगी कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो इसका टोटल करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 2.75, इसका टोटल करते हैं तो 3.15, ठीक है, कितना आएगा 3.15 नहीं 110, ठीक है। आगे चलते हो, नाइट्रोजन का अगर कैलकुलेट करोगे तो नाइट्रोजन का कितना आ जाएगा आपके पास 3. किसका कैलकुलेट कर दिया मैंने 1.2. ये आएगा आपके पास 2.40 आएगा, ये आएगा 2.75, ये आएगा 3.110, ठीक है, नाइट्रोजन का 3.110, ठीक है। ऑक्सीजन का मिलेगा आपके पास 3.45, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही आपके पास कितना 35 का डिफरेंस आपके पास ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कितना दे रखा है 3.80 एंड 4.15, ठीक है। तो आपके पास सबका मिल गया। मान लीजिए किसी ने पूछ गया नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का कंसिडर कर लिया हमने ये, ठीक है। जेड इफेक्टिव निकाला, तो जेड इफेक्टिव क्या आएगा आपके पास, तो आप बोले सर आपके पास एटॉमिक नंबर 7 और माइनस 3. तो कितना आ गया आपके पास, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कितना आ जाएगा 3.90, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जेड इफेक्टिव हो जाएगा। तो आप लोग ढंग से देखोगे तो इसमें ढंग से देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने लिए हैं, यहाँ देखिए कितना था आपके पास, इस सेल के अंदर हमारे पास जो सेकंड सेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे 7, पर हमारे को क्या लेना था एक इलेक्ट्रॉन हमेशा, यानी जिस पे निकालना है उसको तो छोड़ देना है, उससे पहले वाले पर रिपल्शन चेक करना है, जिसका निकालना है उसको हमेशा छोड़ना है, उससे पहले वाले पर रिपल्शन चेक करना है ऑलवेज। तो इसी तरह से आप लोग कंसिडर करके चलोगे, सर अगर कंसिडर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई 10 था, तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा 10 माइनस, निकाल सकते हो। तो ये सब के आपके पास क्या आ जाएंगे जेड इफेक्टिव आ जाएंगे, आप सबके जेड इफेक्टिव आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एस और पी से रिलेटेड है, जितने भी आप लोग एस पी से रिलेटेड निकालोगे वो सारे आपके पास इसी तरह से टर्म्स होंगे। बस ध्यान क्या रख के चलना है, इसमें से एक माइनस करके चल रहे हो क्योंकि उस पर तो आप लोग निकाल रहे हो, इसलिए बस ये छोटा सी बात ध्यान रख के चलनी है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी हर किसी का जेड इफेक्टिव हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगर आप लोग आगे चलते हो कि सर और थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करना चाहें, इसमें अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
अगर मान लीजिए यही केस आपके पास उनके लिए मिलता और निकल कैडमियम इनके लिए मिलता, डी ब्लॉक के लिए मिलता, तो आपको पता है कि वहाँ पर वैल्यू हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, किससे नहीं। सेम केस आप लोग वहाँ लेके चलोगे, ठीक है। तो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ आपको प्रॉब्लम लगती है कि सर यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ये बात समझ में नहीं आई, उनको आप लोग टैली कर सकते हो। छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा घुमा फिरा के दिया हुआ नहीं है, आप लोग ईजिली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, ईजिली इस चीज़ को पढ़ सकते हो। सेलेक्ट रूल और ज़्यादा कोई महाभारत नहीं है, ठीक है। और अगर वैसे कोई पूछता है जेड इफेक्टिव क्या है, तो आप सीधा सीधा बता सकते हो कि रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी फैक्टर होगा उसको हम लोग नया नाम दे रहे हैं जेड इफेक्टिव का। और जेड इफेक्टिव क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स माइनस रिपल्सिव फोर्स। जेड इफेक्टिव क्या है, किसी को अगर बता भी रहे हो दैट इज जेड इफेक्टिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो सेलेक्टर रूल फिर क्या था, सेलेक्टर रूल इस सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेट किया था। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलनी है। फिर इसके बाद हम लोग फिर आगे चल ही रहे हैं कि आगे आपके पास क्या पढ़ने वाले हैं। तो एक तो ये चीज़ आपको छोटी सी ज़हन में रखनी है कि हाँ स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या था। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंड एंथैल्पी। क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। अब पहली बात आती है सर ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है क्या, तो बहुत सारे लोग इनको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जो भी आप कंसिडर करना चाहो कि सर हम लोग इसको हाउ टू कंसिडर कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एफिनिटी है, तो दोनों तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि सर इसको किस तरह से लेके चले, क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या नहीं। तो उनके फैक्टर को डिस्कस करते हैं और वो क्या क्या बता रहे हैं, इन बातों को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए बात अब वहाँ पर साफ साफ समझ में आ रही है। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन, सेकेंड टर्म से ले रखा गेन, और फिर बात कर रहे हैं एंथैल्पी। भाई कोई भी मेटल, किसी भी मेटल की अगर बात करें, अगर वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले रहा है और वो क्या बना दे, एक मेटल नेगेटिव आयन बना दे, कोई भी हो सकता है। हम लोग नॉन मेटल की बात करेंगे, जनरली हमने मेटल कंसिडर कर लिया, बाकी नॉन मेटल की हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मेटल की जनरली इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यह जनरली करेक्टर चले जाते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। तो यहाँ अगर आपके पास बात आता है कि भाई कोई भी आपके पास एक नॉन मेटल है, अगर वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसमें जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या हुई है, रिलीज हुई है, जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि अगर आपके पास कोई भी एक एलिमेंट का एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर ले और उसको गेन करने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से रिलीज हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है। मान लीजिए आपके पास क्या था, मेरे पास पहले से, अगर मान लीजिए हमारे पास ये 3 जनों की सीट है, ठीक है, जैसे बस में हम लोग बैठते हैं, बस में बैठते हैं तो आपके पास 2 सीटर या 3 सीटर मिलते हैं, फिर भी वहां कोई चौथा अगर बंदा आ जाता है तो क्या होता है, ये 3 तो आराम से बैठे थे, पर चौथा आती क्या हो गए, चारों डिस्टर्ब हो गए, तो इनके बीच में कोई ना कोई रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो सिंपल सी बात है, वो यही बताना चाह रहा है कि भाई कोई भी अगर मेटल एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कोई भी नॉन मेटल, कोई भी एलिमेंट का एटम अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड, आपके पास क्या होगा, उसको नाम देंगे आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर हम लोग यहाँ डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, एनर्जी इज रिलीज on add up 1 mole of electron to 1 mole of neutral atom in a gaseous state of anions are called electron affinity या in general electron affinity is associated। यानी आप कोई भी हम लोग लेके चल सकते हैं कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखा रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हो, तो आप दिखा सकते हो कि सर हमारे पास कोई भी मेटल है, लाइक दिस इज मेटल या सॉरी दिस इज एटम, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो किस में बदल गया, गैसियस आयन के अंदर बदल गया, तो इसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां से क्या हुई है, रिलीज हुई है, वो आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या उसको बात कर सकते हैं क्या, आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। देखिए इसमें 2 टर्म्स है कि अगर आपके पास क्या है कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ इसकी, सिर्फ ये वाले टर्म्स की, तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव आयन था, गैसेस आयन, फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इसमें, और ये क्या डाल देगा, 2 नेगेटिव आयन, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ क्या हो रही होगी,
रिलीज हो रही हुई, तो ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आ गई। अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कोई सिंगल मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन या एटम है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सिमिलर अगर फिर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज व्हेन दिस स्टेट या दिस सिचुएशन, वो क्या कहलाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाएगी। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, हम लोग इसको नाम देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप इसको ऐसे ना लिखिए, कैसे लिखेंगे आपके पास, तो हम लोग इसको डेल्टा एच से लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए नोटेशन आप लोग ये इस्तेमाल करोगे, डेल्टा एच, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आपको दो कैरेक्टर याद रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी। तो ये ध्यान रखना, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव। जनरली आपके पास ये पॉजिटिव मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या मिलेगी आपके पास, नेगेटिव मिलेगी। तो आइए हम इस टर्म्स को समझते हैं कि सर ये किस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। पहली बात आपको ये पता लग गया, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ। आप छोटी सी बात याद रख के चलोगे, ये मेरे पास एलिमेंट था, अगर ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और गैसियस आयन में चेंज होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं एफिनिटी कहलाएगी। ठीक है, और सेम केस में अगर आपके पास क्या होगा, ये नेगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन और गेन करेगा, 2 नेगेटिव आयन की तरफ में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज हो रही होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लाइक अगर आप इसको ऐसे लेके चलो, भाई मेरे पास एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, तो हम लोग इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ आपके पास अगर इसको दिखाते हैं ऐसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये आपके पास एनर्जी होती है -414 किलो जूल पर मोल की। क्लियर। फिर अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करता है और O2 नेगेटिव बनता है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये होती है इतनी kg पर मोल। बस समझ में आ गई। तो पहला वाले टर्म्स आपके पास क्या कह रहा है, वैसे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर सकते हैं, पर पहले वाले टर्म्स को हम लोग हमेशा किस में यूज करेंगे, एफिनिटी में, और इसको किस में यूज करेंगे, एंथैल्पी में। दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज एफिनिटी। एक बात तो आपको ये क्लियर करके चल रही है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं सर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। ध्यान रखना, फैक्टर को हमेशा टैली करके चलना, किसी फैक्टर को आप लोग ईजिली नहीं लेके चलोगे कि सर आपके पास कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग कि फैक्टर अफेक्टिंग किसके लिए कहता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। देखिए हमारे पास सबसे पहला फैक्टर कौन सा अफेक्ट करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। सेकंड फैक्टर की अगर बात करते हो तो क्या होगा आपके पास, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज। अगर हम लोग बात करते हैं सेकंड थिंग की, कि आपके पास फोर्थ फैक्टर की अगर बात करते हैं तो आपके पास क्या होगा, आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर है। फिर अगर बात करते हैं तो वही स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड, फुल्ली एंड पार्शियली फिल्ड। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इनकी कि सर आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से रोल प्ले करता है, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो जनरली याद रखना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज आपको पता हो गया, हम लोग पीछे से ही पढ़ के आए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपके पास उतनी ही ज्यादा होगी। साइज की अगर बात करते हैं तो साइज आपके पास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, कि सर अगर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हो तो जितना ज़्यादा साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम, जितना कम साइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा। कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो जनरली लेफ्ट टू राइट आपके पास क्या होगा, मोर पॉजिटिव होगा। सॉरी, आपके पास अगर मैं लेफ्ट की बात करता हूँ तो मोर पॉजिटिव,
जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ जाते जाएंगे आपके पास क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव होता चला जाएगा। टॉप टू बॉटम आएंगे तो आपके पास मोर नेगेटिव होगा। अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं किसकी, सर अगर आपके पास बात करते हैं व्हेन द साइज ऑफ रेडियस एटम इज इंक्रीज एंड द इलेक्ट्रॉन एंटर इन आउटरमोस्ट सेल वीकली अट्रैक्ट बाय द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लोअर। कि अगर आपके पास पता है कि साइज बड़ा होगा, भाई यहाँ साइज बड़ा कह दीजिए, साइज जितना ज़्यादा होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या होगा, दूर दूर होगा तो रिपल्शन कम होगा। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको आने में क्या होगी, दिक्कत कम होगी तो सिंपल सी बात है वहाँ से एनर्जी कम से कम रिलीज होगी। अगर डिस्टेंस कम है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है तो सिंपल सी बात है रिपल्शन ज़्यादा है तो आपके पास एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगी। तो ये वाला कंसेप्ट आपको दिमाग में रख के चलना है कि सर कहाँ इनकी ज़्यादा होगी और कहाँ कम होगी। अगर आप बात करते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट का, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके पास कि अगर हम लोग बात करें तो जितना ज़्यादा आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी कम होगी, जितना कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो टॉप टू बॉटम जनरली स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेफ्ट राइट आपके पास पुअर होता है। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वहाँ पर क्या होगा, जितना ज़्यादा आपके पास क्या होगा स्क्रीनिंग इफेक्ट है उतना कम आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रख के चलने हैं कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रही है। बात समझ में आ गई कि लास्ट से पहले वाले से सॉरी आपके पास जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है किसी भी ऑर्बिटल में तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है कि न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज की बात करोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर बात करते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट की दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर बात करते हो स्टेबिलिटी और फुल्ली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड की, तो जनरली अगर फुल्ली फिल्ड होगा तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव, फुल्ली फिल्ड और पार्शियली फिल्ड में क्या मिलेगी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये बात ध्यान रखना पार्शियली और फुल्ली फिल्ड में। देखिए हमारे पास यहाँ एक ट्रेंड ले लेते हैं ताकि उस ट्रेंड के थ्रू आपको पता लग जाए कि भाई एक्चुअल में आप कहना क्या चाह रहे हो, किस तरह से हम लोग उसको दिखा रहे हैं। तो हम लोग जो यहाँ लेके चल रहे हैं वो आपके पास थोड़ा सा कंसेप्ट है किसका, भाई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। तो एस्टेटाइन को तो छोड़ देंगे हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यहाँ होता है कुछ 349 के आसपास या सॉरी 328 के पास, 349 के पास, ठीक है। फिर यहाँ हो जाता है आपके पास, ये एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को याद नहीं है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख के चलना, 298 समथिंग आपके पास या 290 समथिंग, ठीक है। जनरली कहा जाता है जब आप लोग टॉप टू बॉटम आते हो तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है। पर यहाँ अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर के पास क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। तो कंपैरिजन हमेशा इसका पूछा जाएगा कि भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कम होती है देन क्लोरीन। सिमिलर केस आपको ऑक्सीजन में मिलेगा कि अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पे पास 414, यहाँ पे पास 200 के आसपास मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी सल्फर की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, वाई। तो हमारे पास ये क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होती है देन फ्लोरीन, वाई। ये आपके पास मिलेगा सल्फर की ज़्यादा होती है देन क्लोरीन, ऑक्सीजन, वाई। ये क्वेश्चन हमारे पास बनता है जनरली। ये आप लोग ट्रेंड में भी देख सकते हो, आपको ट्रेंड में मिल जाएगा कि सर किस तरह से इसको ट्रेंड में हम लोग यूज़ करेंगे। तो जनरली हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई आपके पास क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा होती है देन फ्लोरीन। अगर दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो एटॉमिक नंबर 17 और 9, 1s2, 2s2, 2p5, यहाँ हो गए तो 3p5। ढंग से देखते हैं तो यहाँ 2p में आपके पास वही 1 2 3 4 5, यहाँ आते हो तो आपके पास देखते हैं वही आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है। बट ये क्या है, ये 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, ये 3p को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज़्यादा है और इसकी कितनी है, आपके पास कम है, राइट। तो हमें रीज़न करना है किसका, y का। तो हम जानते हैं क्या, अब इसमें रीज़न आपके पास पीछे से ही आ रहा है। क्या आपको पता है कि फ्लोरीन का साइज जो है क्या है, स्मॉल इन साइज, कि फ्लोरीन आपके पास क्या होगा, स्मॉल इन साइज होगा। अगर फ्लोरीन का साइज छोटा है तो आपको पता है कि 2p कॉम्पैक्ट होगा, 2p कॉम्पैक्ट होगा किसके कंपैरिजन, एज कंपेयर टू 3p, एज कंपेयर टू 3p। देखिए
अगर हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास 1 2 और 3, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ है कि अगर हम लोग बात करते हैं इसकी तो 2 और 7, तो आपके पास 2 यहाँ, हम इसको हटा देते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी 1 2 3, सिमिलर 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2, ये मिलेगा। तो आप देख रहे हो जब इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है कोई भी, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है कोई भी, एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है कोई भी, तो जो रिपल्शन है आपके पास वो 2p में कॉम्पैक्ट होगा एज कम्पेयर टू क्या 3p। यानी अगर हम लोग यहाँ देखें तो यहाँ आपके पास यहाँ से आने वाला इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है और रिपेल भी कर रहा है, तो जो अट्रैक्शन है वो एज कम्पेयर टू आपके पास क्या होगा रिपल्शन, वो थोड़ा सा वहाँ क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण एनर्जी थोड़ी सी क्या होगी कम रिलीज होगी। जबकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियस से जैसे डिस्टेंस बढ़ा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो ज़्यादा आ गया, यानी रिपल्सिव जो फोर्स था वो एज कम्पेयर टू क्या था 2p क्या था थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण एनर्जी वहाँ पे क्या थी कम की बजाय थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा सा रिपल्शन ज़्यादा होता है। तो उसको जैसे अगर आप कंपैरेटिवली लिखते हो तो आपके पास लिखने का तरीका आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपको यह पता होना चाहिए कि सर 2p में आपके पास क्या होगा एज कम्पेयर टू 3p की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन इज स्मॉल साइज एंड कॉम्पैक्ट एंड चार्ज डेंसिटी इज हाई ऑन द सरफेस, कि चार्ज डेंसिटी क्या होगी हाई हो जाएगी ऑन द सरफेस। अगर आप यहाँ बात करते हो कि सर मेरे पास चार्ज डेंसिटी क्या है हाई हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा एनर्जी थोड़ी सी कम रिलीज होगी, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा कहता है कि आपके पास इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इन द एक्सपीरियंस मोर रिपल्सिव इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो भी आपके पास एंटर करेगा वो आपके पास क्या होगा मोर रिपल्सिव शो करेगा या मोर रिपल्सन शो करेगा इन कंपेयर टू क्लोरीन। तो व्हाई द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज हाई इन पीरियोडिक टेबल। तो आप लोग जब यहाँ जिक्र करते हो तो इसलिए सिर्फ आपको ये रीजन देना है कि 2p कॉम्पैक्ट होता है एज कम्पेयर टू 3p। कॉम्पैक्ट का मतलब वहाँ पर क्या होगा कि जगह वहाँ थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, रिपल्शन थोड़ा सा, जैसे अट्रैक्शन की बात करें तो रिपल्शन भी वहाँ पर आपके पास कंपैरेटिवली कम्पिटिट करेगा, कॉम्पैक्ट होगा एज कम्पेयर टू 3p। तो यहाँ पर ये डाटा लेके चलना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस समय आपके पास क्या होगी क्लोरीन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो आपसे पूछा जाएगा ऐसी सिमिलर ऑक्सीजन की क्या होगी, तो दोनों को क्वेश्चन बना के चलना है कि भाई आपके पास स्मॉल साइज है, ठीक है, 2p आपके पास कॉम्पैक्ट होगा एज कम्पेयर टू 3p, तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा जो चार्ज डेंसिटी क्या होगी वहाँ हाई हो जाएगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो भी आएगा वो आपके पास एक्स्ट्रा रिपल्सन क्रिएट करेगा कंपेरेटिवली क्या आपके पास 3p, जिसके कारण आपके पास एनर्जी कुछ ना कुछ ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी ज़्यादा होगी। तो अगर लैंग्वेज के तौर पर लिखते हो तो लैंग्वेज के तौर पर सिर्फ ये लिख सकते हो कि सर आपके पास ड्यू टू स्मॉल इन साइज एंड कॉम्पैक्ट एंड द चार्ज डेंसिटी इज हाई ऑन द सरफेस and the incoming electron in the experience more repulsion in comparison to chlorine, and that why the electron affinity is chlorine is high than in periodic table। सिमिलर आपके पास अगर हम लोग बात करते हैं किसकी सल्फर और ऑक्सीजन की, तो सल्फर और ऑक्सीजन में भी आप लोग यही केस लेके चलोगे, यही बातें बताओगे। और अगर बात आती है नोबल गैसेज में, तो नोबल गैसेज आपको पता है फुल्ली फिल्ड है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि कोई किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंटर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उस समय सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी ना कि रिलीज करेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखे चलोगे कि सर अगर आपके पास वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एल्कली मेटल एंड इंक्लाइन अर्थ मेटल तो रिगार्डेड टू एज 0 बिकॉज डू नॉट हैव द टेंडेंसी ऑफ एनायन बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स जनरली आपके पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके एनायन नहीं बनाते, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कंसेप्ट क्या रहेगा जनरली 0 रहेगा, या फिर हम लोग उसको बोलेंगे पॉजिटिव रहेगा। तो एक डाटा तो आपको ये लेके चलना है, ये पूरा आपके पास कंप्लीट करना है। देखिए 2 चीज़ें होंगी यहाँ पे, एक तो आपके पास स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मोटा मोटी आपको ये पता लग गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, जनरल जो बनते हैं वो आपके पास या तो क्लोरीन और फ्लोरीन का रिपल्शन कंपैरिजन मिलेगा, या आपको मिलेगा ऑक्सीजन और सल्फर का, इसके अलावा आपके पास कोई कंपैरिजन नहीं मिलेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर जो चलेगा वो किसका चलेगा आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। तो पहले आप लोग ये करोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।